देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ। हर मिट्टी कुटिया नहीं पुरती। पंजाब को आपको लगता है कि हैंडलिंग जो गलत तरह से हुई है पंजाब की, पंजाब का जो नेचर है वो इस तरह से नहीं है कि उसको डंडे से चलाया जा सके। पर पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में अगर ये है कि अगर पंजाब में सिचुएशन ख़राब हुई तो वो सरकार के भी काबू में नहीं आएगी। कि ये सरकार इस विषय को बहुत आसानी से अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में इसको सुलझा देगी। जो NIA का मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों पर धड़ाधड़ पर्चे FIR दर्ज की जा रही हैं। हम तो बढ़ रहे हैं हर स्टेट में, तो हम तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए हमें सरकार की और NIA और सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स की क्या ज़रूरत है। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई बार माहौल ख़राब होते समय नहीं लगता, कितने बड़े एजिटेशन जब इतने लंबे चले जाएं तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कई बार कुछ ग्रुप्स में। इंडिया फाउंडेशन थिंक टैंक किसान एजिटेशन पर क्या विचार कर रहा है? जैसे आपने कहा कि ये नेशनल एजिटेशन है, मैं इस बात से पूर्ण तरह से सहमत नहीं हूँ। काफ़ी हद तक एक लोकल एजिटेशन है। इतने सारे मुल्कों से, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और कई मुल्कों से जैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से, चुनी हुई सरकार की इमेज डैमेज नहीं हो रही इससे? आपने कभी सुना कि चाइना में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है या नॉर्थ कोरिया में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है? इसका मतलब वहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर ऑपोजिशन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखना इतना मुश्किल है, तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन किसानों को बैक करके उनको पावरफुल कर सकती है जो खुद पावरफुल नहीं रही? थोड़े लोगों को तो अंग्रेजी में कहेंगे ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। क्या ये एक इकोनॉमिकल मुद्दा लगता है आपको या पॉलिटिकल मुद्दा लगता है? ये इशू बिल्कुल इकोनॉमिक है, लेकिन जब कोई कहता है कि साहब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि हाँ, एक इकोनॉमिक इशू को कुछ लोग पॉलिटिकल तरीके से इसको स्पिन दे रहे हैं और एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको जिंदा रख रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की क्या प्लानिंग है आगे, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी ऐसे लग रहा है पंजाब में इन दिनों में। अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रवाद का और नेशनलिज्म का और पेट्रियाटिज्म का मैसेज लेकर पंजाब की जनता में के सामने में उतरें, यहाँ पर वो लीडरशिप तैयार करें। आने वाले समय में देखेंगे भी कि बीजेपी अपना बेस्ट टैलेंट यहाँ उतारेगी और यहाँ से ही बड़े बड़े लीडर तैयार करेगी। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल पाटिया। प्रधानमंत्री के नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल देश के सब तो ताकतवर व्यक्तियों च गिने जाते हैं। इंडिया फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक विचार कुंड है जो सरकार दी नीतियां ते सियासी समीकरण किस तरह बदल रहे हैं या बदले जा सकते हैं उन्हां दे उत्ते विचार चर्चा करता है। इस थिंक टैंक के मुखी ने अजीत डोवाल के बेटे शौर्य डोवाल। प्रधानमंत्री के विदेशों के जिन्ने भी दौरे होंगे ने उसकी प्लैनिंग दे विच शौर्य डोवाल की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री के लिए सियासी नफे नुकसान का अंकलन करने वाला थिंक टैंक अज किसान अंदोलन ते की विचार चर्चा कर रहा है कि सरकार नूं रिपोर्ट दे रहा है। इस बारे गलबात करन दे लई साडे नाल जुड़ रहे ने शौर्य डोवाल। पंजाब दे विच पहली बार शौर्य डोवाल इंटरव्यू दे रहे हैं। डोवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी दे विच तुहानूं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैगी, असीं कोशिश करांगे हिंदी दे विच ज़्यादा तुहानूं सवाल करिए। पंजाब दे विच इस फेरी का मंतव की हैगा, ये दौरा क्यों किया गया पंजाब दे विच? सब तो पहला ये दसो। मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के में लेक्चर देने आया था। देश भर में यूनिवर्सिटियों में जाकर यूथ से बात करना, अर्थव्यवस्था के बारे में,
देश की स्थितियों के बारे में। ये मेरा एक शोध संस्थान क्योंकि मैं चलाता हूँ, उसमें मेरा सामान्य काम है, मेरा रेगुलर वर्क है, तो उसके तहत मैं देश भर में घूमता हूँ। मुझे लगा पंजाब नहीं जाना चाहिए, तो मैं उसलिए यहाँ आया था। दो चीज़ें हुई हैं अभी कुछ ही दिनों में। एक जो किसान एजिटेशन चल रहा है, उसमें यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। उस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं कि या ये चीज़ें इलेक्शन की तरफ कन्वर्ट होंगी या इलेक्शन पर रिफ्लेक्ट करेंगी, 2022 के इलेक्शन हो या 24 के इलेक्शन हो, क्योंकि यूथ वोटर पर सभी पार्टियों की नज़र रहती है। ऐसा है, इसमें दो सवाल हैं। आपका जो पहला सवाल कि यूथ निकल के आया है एजुटेशन के लिए, तो देखिए यूथ को तो हर जनरेशन की यूथ को कोई ना कोई एक एजुटेशन चाहिए होता है। उसमें अंग्रेज़ी में सेइंग है कि अगर आप एजुटेशनिस्ट नहीं होते जब आप 20 साल के होते हो तो आप में दिल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये यूथ के लिए समय समय पर अलग अलग एजुटेशन चले, और यूथ एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी एजुटेशन के साथ जुड़ना, उसके लिए चाहे उससे उसको फर्क पड़े ना पड़े, वो राष्ट्र हित में अच्छी बात है, उससे वो अवेयर होता है। तो मैं यूथ का पार्टिसिपेशन, क्योंकि आजकल देश के इस भाग में किसान आंदोलन चल रहा है, उसको इस रूप में देखता हूँ। तो यूथ का वहाँ निकलना एक हमारी जनतंत्र के लिए अच्छी बात है। इसका मतलब हमारा यूथ अवेयर है, कॉन्शियस है, और वो जब उसको लगता है कि जनहित का विषय है तो उसमें वो जुड़ता है। इंडिया फाउंडेशन थिंक टैंक किसान एजिटेशन पर क्या विचार कर रहा है? ये इतनी बड़ी मोमेंट, नेशनल मोमेंट के तरह बन गई है, इस पर आप कैसे देखते हैं? क्या ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? पहली बात, जैसे आपने कहा कि ये नेशनल एजिटेशन है, मैं इस बात से पूर्ण तरह से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये एक एजिटेशन है, और इसकी खासकर कुछ स्टेटों में, पंजाब मुख्यतः, थोड़ा बहुत हरियाणा में इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन ये देश भर का एक एजिटेशन, इसको करना क्लासिफाई गलत होगा। और ये काफ़ी हद तक एक लोकल एजिटेशन है, जिसको हमको उस संदर्भ में इसको समझना पड़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। दूसरी बात, एक जेन्युइन ग्रेवेंस लेकर पंजाब में के फार्मर्स ने अपना मत रखा है और इसके बारे में एजिटेट किया है। उनकी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो सरकार के साथ इंगेज कर रहे हैं। दोनों साइड्स ने बिल्कुल सही किया है। उनको उस विषय पर अपने को एजिटेटेड फील करना और उसके बारे में उसको सरकार के सामने लाना और सरकार का उनके साथ इंगेज करना, ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत नॉर्मल और हेल्दी बात है। तो ये प्रोसेस चल रही है, और मेरा को इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ दिनों में इस विषय का एक सकारात्मक तरीके से समाधान हो जाएगा। आपको लगता है कि डायलॉग चलता रहना चाहिए? डायलॉग चलता रहना चाहिए, और डायलॉग के ही माध्यम से ये विषय रिजॉल्व होगा। इसमें कोई मेरे ख्याल से फंडामेंटल डिस्कनेक्ट नहीं है। पर आपने इस पे क्या विचार किया? ये एक इकोनॉमिकल मुद्दा लगता है आपको या पॉलिटिकल मुद्दा लगता है? नहीं, ये पूरा इकोनॉमिक मुद्दा है, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। पर अगर आप खुद सोचिए कि हर 10 साल में टेक्नोलॉजी बदलती है, हर 20 साल में जनरेशन बदलती है, हर देश की परिस्थितियां बदलती हैं समय समय के साथ, और देश का हर कानून बदलता है। उस समय के लिए, उस काल के लिए वो जो राइट कानून होना चाहिए वो लाया जाता है। तो ये इस बात पे कहना कि कोई चीज़ क्यों बदल गई और वैसे ही चलिए जैसे पहले था, ये अपने में फंडामेंटली कितना फ्लॉट कॉन्सेप्ट है। अब जो लोग कह रहे हैं कि आप लॉ को वापस ले लीजिए, वो इसेंशियली तो यही कह रहे हैं ना कि साहब इस चीज़ को जैसा था वैसे रहने दीजिए, कुछ मत बदलिए। तो बदलाव तो जीवन का एक नियम है। हाँ, उसमें कैसा बदलाव होना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार बदलाव तो सरकार भी अभी करना चाह रही है कि हम बदलाव कर देते हैं, है ना। किसान कह रहे हैं कि ये बदलाव भी हमें सूट नहीं करेगा, ये रद्द किया जाना चाहिए। तो एक जगह पर आके डिस्कशन खड़ी हो गई कि बदलाव रद्द, जब आप कहते हैं बदलाव रद्द करना चाहिए,
तो आप ये कह रहे हैं कि ये बदलाव नहीं होकर कुछ और बदलाव होना चाहिए। पर अगर आप ये कहते हैं कि बदलाव ही नहीं होना चाहिए, आप वही कानून रखिए जो आज से 30-40 साल पहले थे, वो मेरे ख्याल से मूलतः एक गलत पोजीशनिंग है। क्योंकि ये कितना अच्छा भी होगा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वह कॉन्स्टेंटली परपेचुअली फ्यूचर में रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ बदलती है वो तो कानूनी है ना, कोई वो ऐसी रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, कोई ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है कि जो बदल नहीं सकती। तो ये तो इसके लिए तो सरकार पूरी तरह तय है कि आप विमर्श करिए, डिस्कस करिए, ये बदलाव नहीं है, वो बदलाव चाहिए, यहाँ पर नहीं होता इस तरह चेंज करना चाहिए, मतलब। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि साहब नहीं, कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए जैसा है, तो वो मेरे ख्याल से एक हद तक कुछ अनरीजनेबल सी बात नहीं लगती। आपको मेरिट छोड़ दीजिए कि उसके क्या हैं, दोनों साइड को क्या बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये इशू प्योर इकोनॉमिक है। लेकिन जब कोई कहता है कि साहब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या बदलाव होना चाहिए, बस बदलाव नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि हाँ, एक इकोनॉमिक इशू को कुछ लोग पॉलिटिकल तरीके से इसको स्पिन दे रहे हैं और एक इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको जिंदा रखना चाह रहे हैं। इंडिया फाउंडेशन, आप किसी मुद्दे पर, सरकार की नीति पर विचार करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, उसके बाद एक क्रक्स निकालते हैं कि गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। किसान एजिटेशन को लेकर आपका क्या रिपोर्ट है कि सरकार को ये कैसे हल करना चाहिए? फिर मुझे लगता है कि सरकार को, जैसे मैंने कहा, ये विमर्श के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। और हमारा इस पे व्यू है कि सरकार ने जो कानून लाए हैं उनको, वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और काफ़ी समय से ओवरड्यू हैं। और जो किसानों के ग्रीवेंसेस थे एमएसपी वगैरह को लेकर, वो तो काफ़ी हद तक सरकार ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिए हैं और सरकार को वो संशोधन लाने चाहिए कानून के अंदर। और अगर उसमें लगता है कि उसके अंदर उनमें और परिवर्तन लाना पड़ेगा आगे समय में, तो वो लाना चाहिए। पर दोनों पक्षों को और ख़ासकर किसानों को इस बात पे अपने को किसी को बरगलाने नहीं देना चाहिए कि राष्ट्र हित में, उनके अपने हित में, सब हम सब एक ही साथ है ना इसमें, मतलब किसान वर्सेस कोई और तो नहीं है। बदलाव अच्छी चीज़ है। ऐसा समझा जाता है कि मोदी सरकार में ऑपोजिशन की जो ताकत है वो कम हुई है, ऑपोजिशन बिखर गई, वो यूनाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हुई है। अगर ऑपोजिशन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखना इतना मुश्किल है, तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन किसानों को बैक करके उनको पावरफुल कर सकती है जो खुद पावरफुल नहीं रही? बिल्कुल ऐसा ही लगता है और इसी वजह से ये ऑपोजिशन इस हाल में है। दुख की बात यह है कि किसी को ये मूल्यांकन करना चाहिए कोई उस स्थिति में आई क्यों। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो खुद इतने पावरलेस है तो वो कैसे, मतलब कि वो, क्योंकि उनको वो बार बार वैसे इश्यूज को उठाते हैं जो जनता के सही समस्याएं नहीं हैं, बट आर्टिफिशियली क्रिएटेड समस्याएं हैं। उसमें वो हमेशा थोड़े लोगों को, तो अंग्रेजी में कहेंगे ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जनता के सेक्शन को बरगला लेते हैं। आप देखिए, याद करिए, एक ज़माने में उन्होंने कहा था कि अरे बड़ा करप्शन है, पूरा देश में सब राफेल का करप्शन चल रहा है, इससे भ्रष्ट सरकार कुछ नहीं है। उससे भी कम सीटें आई जो से पहले आई थी, क्योंकि उनको इश्यूज़ का पता ही नहीं। किसानों के इस देश के अंदर 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। उस हिसाब से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में अराउंड 78 करोड़ और 80 करोड़ लोग कृषि पर किसी न किसी रूप से निर्भर हैं। आपको लगता है कि आज की तारीख में 80 करोड़ लोग, अगर 80 करोड़ लोग इस देश में परेशान होते किसी को विषय को लेकर, तो आपके ख्याल से क्या देश की स्थिति होती? तो मैं नहीं कह रहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कंसर्न्स वैलिड नहीं हैं, उनके कंसर्न्स नहीं, पर उसको इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि हाँ, इट इज़ अ कम्युनिकेशन इशू, इट इज़ एन इशू ऑफ, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, मार्जिन्स पे समाधान निकालने का। 1971 में इंदिरा गांधी के समय एक लॉ आया था जो मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसके बारे में कहा गया था कि उसकी जो दुर्वरतों है वो बहुत ज़्यादा हुई थी।
इन दिनों में ये चर्चा हो रही है कि जो NIA का मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों पर धड़ाधड़ पर्चे FIR दर्ज की जा रही हैं। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मीसा जब लाया गया था वो लाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए। देश के अंदर उनके शासन के प्रति एक एजिटेशन जेपी मूवमेंट शुरू हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि उनको वो एक पॉलिटिकल थ्रेट है, इसलिए वो उन्होंने कानून की और सरकार की व्यवस्था का उपयोग किया आज पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। उसका ये सवाल भी मैंने इसीलिए किया कि लेकिन आपने मूवमेंट को काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा मेरे से पिछले सवाल में कि भाजपा को ऐसा थ्रेट है ही नहीं पॉलिटिकल थ्रेट तो हमारे अपोजिशन को है। हम तो बढ़ रहे हैं हर स्टेट में, तो हम तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए हमें सरकार के और NIA और सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स की क्या ज़रूरत है। ये हथियार वो सरकारें इस्तेमाल करती हैं जो अपनी पॉलिटिकल डिक्लाइन में होती हैं, जो पॉलिटिकल असेंडेंसी भी नहीं होती। हम तो बंगाल में सड़कों पर लड़ रहे हैं, हम पंजाब में भी लड़ेंगे। अभी बंगाल का इलेक्शन ख़त्म होने चाहिए, फिर हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि जब हम पॉलिटिकली लड़ने को जूझने को तैयार हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के तरह हम अपने को सशक्त फील करते हैं, तो हमें सरकार की क्या ज़रूरत है। सर, आपने पंजाब का जिक्र किया। पंजाब में एक कहावत है, वो पंजाबी में आपको बताता हूँ, कहते हर मिट्टी कुटिया नहीं पुरदी, कि हर मिट्टी को मारकर नहीं वो किया जा सकता। पंजाब को आपको लगता है कि हैंडलिंग जो गलत तरह से हुई है पंजाब का जो नेचर है वो इस तरह से नहीं है कि उसको डंडे से चलाया जा सके? आपको बीजेपी के लीडरों का पंजाब में बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, और वो पॉलिटिकल विरोध आपको उसको पूरी तरह नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग, आम लोग भी सड़कों पर उनका विरोध कर रहे हैं। फिर आपको कैसे लगता है 2022 के इलेक्शन दिसंबर में शायद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 8-10 महीने हैं, तो फिर कैसे देख रहे हैं आपकी पंजाब की सड़कों पर उतरेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं इसको ये देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सही उदाहरण दिया कि हर जगह समस्या और हर जगह की समस्याएं अलग अलग होती हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, देश भर में उसका फुटप्रिंट है, जगह जगह पे उसने इलेक्शन जीते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे भी जीते हैं जहाँ हम कभी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे कि बीजेपी होगी, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को अपने ये कहीं कुछ कूट के अपना मैसेज देने की ज़रूरत है। हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए ये म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शंस हो रही हैं, इसमें बीजेपी ने पहली बार अपने कैंडिडेट खड़े किए। हम तो यहाँ एक मार्जिनल पॉलिटिकल प्लेयर थे जब तक हम अकाली दल के साथ गठबंधन में थे। अब तो हमारे लिए पूरा क्षेत्र खुला हुआ है। तो अभी एक विरोध है, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि यह बीजेपी लीडर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो जनता में जाएं और अपनी बात को रखें, और उस बात को रखें जिस पे उनका विरोध हो रहा है। क्योंकि जब आपका विरोध होता है और आप अपने पक्ष को रखते हो और सामने वाली पार्टी को अपने विचारों पे कन्विंस कर पाते हो, तो फिर वो आपके सपोर्टर्स हो जाते हैं। पर पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में अगर ये है कि अगर पंजाब में सिचुएशन ख़राब हुई तो वो सरकार के भी काबू में नहीं आएगी, क्योंकि नहीं, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेशन हो रहा है कि पंजाब में स्थिति ख़राब हो जाएगी। भी मैं तो थोड़े घुमा हूँ या मुझे भी लोगों से बात कर रहा हूँ। इसको एजिटेशन की रोशनी में देखा जा रहा है कि जिस तरह से माहौल बढ़ रहा है, इसकी गर्मी बढ़ रही है, सरकार के साथ जो है टकराव बढ़ रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में इसको देखा जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्यार से रिजॉल्व नहीं करती, सहमति से नहीं करती, तो माहौल ख़राब होने की संभावना है। वो इसी वजह से कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। नहीं, पर हम ये क्यों मान के चलें कि इसको ये टकराव बढ़ेगा और सरकार इसको नहीं सुलझा पाएगी। मेरा मानना ये है कि ये सरकार इस विषय को बहुत आसानी से अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में इसको सुलझा देगी, और ये एक एजिटेशन का रूप, मास एजिटेशन का रूप लेने की कोई ऐसे इम्कानात नहीं है। बल्कि अगर हम पंजाब को देख कैसे रहे हैं इस समय, कि आपको लगता है कि पंजाब की हैंडलिंग गलत तरह से हुई है? जिस तरह से एजिटेशन खड़ा हुआ पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में तो लगभग बन ही गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप ये किस बेसिस पर कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में? मैं तो अभी
यूपी उत्तराखंड से होता हुआ आया हूँ, हरियाणा में भी देख रहा हूँ। ऐसा वही मैंने आपसे कहा ना, अगर आप चलिए इंडिया को छोड़िए, इसी क्षेत्र की पॉपुलेशन को ले लीजिए, तो मैं नहीं डिनाई कर रहा कि पंजाब के कुछ सेक्शंस इससे एजिटेटेड है, ठीक है, और उसको उनका एक व्यू पॉइंट है। बट हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कुछ सेक्शंस ही हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर जब परिवर्तन आता है, हमेशा कुछ ना कुछ सेक्शंस के राइट्स, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्पिंज होते हैं या लिए जाते हैं किसी और को बांटने में, वो हमेशा सेक्शन ऑफ सोसाइटी या समाज थोड़ा सा एजिटेटेड फील करता है। बिल्कुल ज़रूरी है कि उसको प्यार से, सहमति से इस विषय को समझाया जाए और अपना पक्ष रखा जाए, और अगर जहाँ उनके फियर्स को या उनके ग्रेवेंसेस को एडजस्ट किया जा सके, किया जाए। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई बार माहौल ख़राब होते समय नहीं लगता, कितने बड़े एजिटेशन जब इतने लंबे चले जाएं तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कई बार कुछ ग्रुप्स में। तो एक्सटर्नल हमारे बाहर चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंटरनल माहौल वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट का बना हुआ है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस दोनों इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई हमारे देश में आंतरिक तरीके से या बाहर से हमारी सुरक्षा को कोई ऐसा बड़ा थ्रेट है, और हमको ये जो फार्मर्स एजिटेशन है, इसको एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट और एक उसके रूप में देखना चाहिए, हालांकि नॉट एज कि ये कोई बड़ा आंतरिक सुरक्षा का इशू है। इसीलिए आपने देखा ये जब दिल्ली में भी 26 जनवरी को जब वो प्रॉब्लम आई, तो उसको पुलिस ने कितनी विनम्रता के साथ और कितने एक डेमोक्रेटिक एजिटेशन की तरह देखा, और उस पर इस तरह नहीं रिएक्ट किया जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्योंकि ये तो अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने ही घर के लोग हैं, जो किसी विषय पर संवाद करना चाह रहे हैं या अभी नाराज़ हैं, तो उनको समझाने की बात है। तो आई डोंट थिंक कि इस एजिटेशन को आपको इंटरनल सिक्योरिटी इशू से जोड़ना चाहिए। इन इश्यूज़ को लेकर जब विदेशों में इंडिया की छवि आपको लगता है कि बदल रही है या उस पर चोट हुई है? जिस तरह से दुनिया भर से लोगों ने रिएक्ट किया कि एक एजिटेशन को, अपने लोगों को डील ठीक तरह से सरकार ने नहीं किया, तो आप जब विदेशों में बीजेपी कैंपेन करती है, इतना बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री, तो आपको नहीं लगता कि उस फेम को कहीं ना कहीं चोट लगी है? जी नहीं, मुझे बल्कि लगता है कि हम जब बाहर जाएंगे, अभी तो कोरोना काल में नहीं जा पा रहे और दुनिया भर में बात करेंगे, तो इन चीज़ों से हमारी छवि और बेहतर होती है। ये दिखाता है कि हम एक जीती जागती डेमोक्रेसी हैं, जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, जहाँ हम लोग खुलकर अपनी आवाज़ व्यक्त कर सकते हैं, और सरकार उन विषयों पर उनके साथ इंगेज भी करती है, उनके समाधान भी निकालने की कोशिश करती है, और कई बार सरकार अपने आप में बदलाव भी लाती है उसको एडजस्ट करने के लिए। पर जब इतने सारे मुल्कों से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इतने सारे मुल्कों से, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और कई मुल्कों से जैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से, तो फिर इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि चुनी हुई सरकार की इमेज डैमेज नहीं हो रही इससे? नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता, जैसे आपने मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे डैमेज हो रही है। मुझे तो लगता है इससे हम जब अपना पोजीशन बताएंगे लोगों को दुनिया भर में, तो हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है ये। देखिए ना, प्लीज़ आपको ये नहीं समझना चाहिए कि किसी भी समाज के अंदर, वरना आपने कभी सुना जी चाइना में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है या नॉर्थ कोरिया में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, इसका मतलब वहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है जस्ट बिकॉज वहाँ कुछ नहीं डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा। अब अगर अमेरिका में सड़क पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और कैपिटल हिल के अंदर समस्या हुई, तो हाँ, वो लोकलाइज्ड एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि अमेरिका टूट रहा है या अमेरिका के अंदर बहुत ही समाज में, ये तो मतलब कि अमेरिका का जीता जागता समाज है, जहाँ लोग डिफर भी करते हैं, और इतनी स्वतंत्रता है कि वो सड़क पे आकर अपने पार्लियामेंट में भी घुस जाते हैं। शौर्य डोवाल एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आ रहे हैं? बड़ी चर्चा है उत्तराखंड में भी, तो आप अभी थोड़ा क्लियर कर दीजिए अपना भी कि शौर्य डोवाल एक्टिवली कब आ रहे हैं? नहीं, ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर ये सब चीज़ें व्यक्ति नहीं पर लीडरशिप तय करती है कि आपको क्या दायित्व दिया जाता है अलग अलग समय पर आपके राजनीतिक जीवन में।
तो अभी पार्टी कब डिसाइड कर रही है ये बता दीजिए। अब ये तो मुझे नहीं पता ना, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो आपको ऊपर वालों से सवाल पूछना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या है। मुझे तो जब जैसा आदेश मिलेगा, जो जो कार्य करने का, मैं वैसा वैसा करता रहूँगा। पंजाब में बीजेपी की क्या प्लानिंग है आगे, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी ऐसे लग रहा है पंजाब में इन दिनों में, तो फिर क्या कैसे आपको लगता है कि हम 22 में या 24 में इलेक्शंस में जा पाएंगे, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंटली आना है पंजाब में। आप इस सिचुएशन को असेस कैसे कर रहे हैं? एक थिंक टैंक के लोग जैसे सोचते हैं, मैं उस नज़रिए से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? हमको ये लगता है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में एक राष्ट्रवादी पार्टी का उभरना राष्ट्र हित में है, पंजाब के हित में है। हमने एक छोटा पॉलिटिकल रोल प्ले कर वो अपना दायित्व पूरा नहीं किया। उसके कई राजनीतिक कारण थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रवाद का और नेशनलिज्म का और पेट्रियाटिज्म का मैसेज लेकर पंजाब की जनता में के सामने में उतरें। यहाँ पर वो लीडरशिप तैयार करें जो देश की बात करती हो, जो पंजाब की बात करती हो, जो एक सशक्त भारत की बात करती हो, और वो मैसेज को लेकर घर घर में जाएं, गांव गांव में जाएं, और राजनीति की दृष्टिकोण से नहीं, बट सरकार बनाने की दृष्टिकोण से ही नहीं, पर पंजाब को भारत के साथ भारत और भारत की प्रगति और उन्नति और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसके साथ पूर्ण रूप से जोड़ें। और इसीलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ पर एक भाजपा की इंडिपेंडेंट सरकार देंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री देंगे, और पंजाब के लोगों को दिखाएंगे कि जब भाजपा की सरकार आती है तो गवर्नेंस कैसे बदलती है, और क्यों देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा की सरकार बार बार आती है। आपकी बगल वाली स्टेट में आई, फिर दूसरी बार आई, पहले तो कभी बीजेपी का नाम नहीं सुना था, ऐसे कई स्टेटों में। हम बंगाल में आएगी, और जैसे हमने केंद्र में लाई, तो अभी पंजाब के लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि उनको एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मिलने वाला है, और उसके लिए बीजेपी कमिटेड है। और आप आने वाले समय में देखेंगे भी कि बीजेपी अपना बेस्ट टैलेंट यहाँ उतारेगी और यहाँ से ही बड़े बड़े लीडर तैयार करेगी। बेस्ट टैलेंट आ शौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस शौर्य डोवाल ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੌਰਯ ਡੋਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਰਯ ਡੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।